नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो हर पल हमारे आसपास मौजूद है। हम उन अदृश्य रासायनिक ताकतों की बात कर रहे हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाती हैं, यानी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। ये सुनने में स्कूल की साइंस क्लास जैसा लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मजेदार सवाल है। एक खट्टे नींबू और प्लास्टर से बंधी एक टूटी हुई हड्डी के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? थोड़ा अजीब लगा ना? ये किसी पहेली जैसा लगता है, लेकिन इसका असली जवाब केमिस्ट्री की इसी सूक्ष्म और रहस्यमयी दुनिया में छुपा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले एसिड्स और बेसिस को समझेंगे, फिर केमिकल इंडिकेटर्स, उसके बाद रिएक्शंस और न्यूट्रलाइजेशन, फिर पीएच की असली ताकत और आखिर में जानेंगे सॉल्ट्स की दुनिया के बारे में। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, एसिड्स और बेसिस। ये केमिस्ट्री की वो दो बिल्कुल विपरीत और मूलभूत ताकतें हैं जो प्रकृति में होने वाले लगभग हर रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं। इन दोनों के बीच एक बहुत ही क्लियर लाइन है। एक तरफ हमारे पास एसिड्स हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और पानी में घुलते ही हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, और हाँ, ये नीले लिटमस को एकदम लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ बेसिस हैं। ये कड़वे होते हैं, पानी में OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सच कहें तो सारा का सारा खेल पानी के अंदर इन्हीं सूक्ष्म आयनों के रिलीज होने का है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। जब स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड की बात होती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो कितने खतरनाक हैं। बात दरअसल ये है कि वो पानी में कितनी अच्छी तरह से घुलकर आयन छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, लेकिन नींबू में जो सिट्रिक एसिड होता है वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही घुलता है, इसीलिए उसे वीक माना जाता है। अब बात करते हैं एक बेहद गंभीर और क्रूशल टॉपिक की, डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग और गाढ़े एसिड्स के साथ कोई मजाक नहीं। जब भी इन्हें पानी के साथ मिलाना हो तो एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करना पड़ता है। हमेशा, जी हाँ हमेशा, पहले एक बर्तन में पानी लेना चाहिए और फिर उसमें बहुत धीरे धीरे एसिड मिलाना चाहिए। अगर गलती से इसका उल्टा कर दिया, यानी एसिड में पानी डाल दिया, तो भयंकर धमाका हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से ये लिटरली एक लाइफ सेविंग रूल है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि आखिर अल्कली क्या बला है। सिंपल शब्दों में कहें तो अल्कली ऐसा बेस है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। मतलब ये कि हर अल्कली एक बेस तो होता है, लेकिन हर बेस अल्कली नहीं होता। ये एक ऐसा ट्रिकी पॉइंट है जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, केमिकल इंडिकेटर्स। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इन अदृश्य रसायनों को बिना चखे कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हर चीज को चखना तो अक्लमंदी नहीं है। यही एंट्री होती है केमिकल इंडिकेटर्स की, जो इनकी छिपी हुई पहचान को दुनिया के सामने लाते हैं। ये इंडिकेटर्स बड़े कमाल के होते हैं। ये अपना रंग या गंध बदलकर रसायनों की पोल खोल देते हैं। जैसे कि प्राकृतिक लिटमस एसिड में लाल और बेस में नीला हो जाता है। हल्दी को ही ले लीजिए, जो एक और प्राकृतिक इंडिकेटर है। ये एसिड में तो पीली ही रहती है, लेकिन जैसे ही बेस के संपर्क में आती है एकदम लाल हो जाती है। वहीं सिंथेटिक फिनोल्फिथलीन एसिड में बिल्कुल बेरंग रहता है, पर बेस में जाते ही प्यारा सा गुलाबी रंग ले लेता है। और हाँ, प्याज जैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेस के संपर्क में आते ही अपनी वो तीखी महक पूरी तरह से गायब कर देते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, रिएक्शंस और न्यूट्रलाइजेशन। रसायनों को पहचानना तो सीख लिया, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब ये विपरीत तत्व आपस में या धातुओं के साथ टकराते हैं। चलिए देखते हैं कि तब क्या जादू होता है। तो होता कुछ यूं है कि जब एसिड्स या बेसिस किसी धातु यानी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और इस गैस को टेस्ट करने का तरीका बहुत ही थ्रिलिंग है। अगर इस निकलती हुई हाइड्रोजन गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो एक तेज पॉप की आवाज आती है। सच में ये पॉप साउंड ही इस बात का अल्टीमेट सबूत है कि वहां हाइड्रोजन गैस मौजूद है। और जरा सोचिए, जब एक एसिड और एक बेस सीधे सीधे आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? तब होता है एक परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड का H पॉजिटिव आयन और बेस का OH नेगेटिव आयन एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। इस क्लैश का नतीजा क्या निकलता है? एकदम हानि रहित पानी और साथ में सॉल्ट, बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म की शांत एंडिंग की तरह। अब रुख करते हैं भाग 4 का, पीएच की ताकत। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसे नापा जाए कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की ताकत एग्जैक्टली है कितनी?
यहीं पर रोल आता है एक यूनिवर्सल स्केल का, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रंग यूनिवर्सल रूप से किसी भी पदार्थ की असल ताकत बता देते हैं। 1 से 14 तक के स्केल पर अगर नंबर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, जिसे आमतौर पर लाल या गर्म रंगों से दिखाया जाता है। अगर नंबर ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, यानी हरा रंग। और अगर 7 से ऊपर गया तो वो बेसिक है, जिसे नीले या ठंडे रंगों से दर्शाया जाता है। ये एकदम सटीक मीटर की तरह काम करता है। और हाँ, ये सब सिर्फ लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं है। हमारे खुद के शरीर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करने के लिए 7.0 से 7.8 के पीएच की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही नैरो, न्यूट्रल से हल्के बेसिक वाला रेंज है। अगर ये नाजुक बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ा तो शरीर के फंक्शन गड़बड़ा सकते हैं। प्रकृति की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 के नीचे चला जाए तो वो कोई आम बारिश नहीं रह जाती, वो बन जाती है विनाशकारी एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा। ये इतनी खतरनाक होती है कि पूरे के पूरे पर्यावरण और जल स्रोतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि हमारे मुंह के अंदर भी यही केमिस्ट्री चल रही है। अगर मुंह का पीएच लेवल 5.5 से नीचे गिर जाए तो दांतों का एनामेल खराब होना शुरू हो जाता है, जिसे हम टूथ डिके कहते हैं। यानी पीएच का सही होना हमारे दांतों की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, सॉल्ट्स की दुनिया। अब इन सारे नंबर्स और थ्योरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इन रिएक्शन से जो न्यूट्रल कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि सॉल्ट्स, वो कैसे इस आधुनिक दुनिया की नींव रख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे आमतौर पर कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। यह साधारण टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड से ही क्लोर एल्कलीन नाम की एक प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है, और इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बस पूछिए मत। साबुन बनाने से लेकर कागज, पीवीसी के निर्माण और यहां तक कि तेल रिफाइनिंग तक हर जगह इसका भारी मात्रा में उपयोग होता है। अब लिस्ट में अगला नाम है ब्लीचिंग पाउडर का। इसे क्लोरीन और ड्राई स्लेग्ड लाइम को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका असली काम है शुद्धिकरण और सुरक्षा। टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में तो ये ब्लीचिंग के काम आता ही है, लेकिन इसका सबसे क्रूशियल रोल है हमारे पीने के पानी को कीटाणु रहित यानी डिसइंफेक्ट करना। ये सच में एक लाइफ सेवर है। बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ये बड़ा ही माइल्ड और नॉन केरोसिव बेस है, और इसी हल्के स्वभाव की वजह से ये घर घर में पाया जाता है। पेट में एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड में यही होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और सबसे मजेदार बात, जब इसे टार्ट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसी की वजह से हमारे केक और ब्रेड इतने सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, अगर इसी बेकिंग सोडा को गर्म कर दिया जाए और उसमें पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स मिला दिए जाएं, तो वो वॉशिंग सोडा बन जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है। पानी के खारेपन यानी हार्डनेस को दूर करने से लेकर कांच और साबुन इंडस्ट्रीज तक में इसका खूब इस्तेमाल होता है। मतलब पानी मिलाने भर से ही इसका पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। और ये आखिरी एग्जाम्पल बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी बात को वापस हमारे शुरुआत के सवाल से जोड़ता है। जब जिप्सम को एकदम सटीक 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, वही मटेरियल जो घरों की दीवारों पर इस्तेमाल होता है, जिससे खिलवाने बनते हैं और जो अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को फिक्स करने के लिए प्लास्टर के रूप में काम आता है। तो देखा, एक खट्टे नींबू से लेकर टूटी हड्डी को जोड़ने वाले प्लास्टर तक, इन सब के तार इसी शानदार केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, इस वक्त जिस कमरे में ये आवाज गूंज रही है, वहां आसपास हवा में, दीवारों में, रोजमर्रा की चीजों में कौन कौन सी अदृश्य रासायनिक प्रतिक्रियाएं चल रही होंगी। ये एक ऐसा विज्ञान है जो कभी रुकता नहीं है, और सच में यही इसे इतना अद्भुत बनाता है।